नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है देजगुरु फ्री यूट्यूब चैनल में। और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंसुलेशन। हमने उसका कुछ भाग कर लिया था। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे सूर्य तप की कर रहे थे। इसके बारे में मैंने बताया था, यानी इंसोलेशन। इनको हमने अलग किया था इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी प्रवेशी सौर विकिरण। तो मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य तप क्या है, कि जो सूर्य से आने वाली जो प्रवेशी सौर विकिरण है उनको ही क्या कहा जाता है, सूर्य तप कहा जाता है। ठीक है, हमने इतनी बात कर ली थी। अब हम बात करें कि सूर्य तप का मापन। सूर्य तप का मापन, सूर्य तप का मापन के बारे में देखें तो इसका मापन है वो किया जाता है पायरोहेलियोमीटर द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी सूर्य तप का जो मापन है वो पायरोहेलियोमीटर द्वारा किया जाता है। ये तो हो गया सूर्य ताप से संबंधित। अब सूर्य ताप से संबंधित हम परिभाषा की बात करेंगे। किसकी? परिभाषा की। ठीक है, हम परिभाषा में सबसे पहले बात करते हैं, वो है त्रिवार्था के अनुसार। किसके अनुसार बात करते हैं? त्रिवार्था के अनुसार हम बात करते हैं। तो त्रिवार्था महोदय ने ये बात कही थी कि लघु तरंगों के रूप में संचालित, किसमें? लघु तरंगों के रूप में संचालित तथा 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सूर्य ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। ये किस महोदय ने कहा था? त्रिवार्था ने कहा था। यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1,86,000, 1,86,000 मील प्रति सेकंड, क्योंकि प्रकाश की गति है मील में तो ऐसे लिखेंगे, और वैसे लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की क्या होती है? गति होती है, प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, ये तो कहा था त्रिवार्था महोदय ने। इसके बाद हम बात करें, त्रिवार्था के बाद हम बात करें क्रिचफील्ड के अनुसार। क्रिचफील्ड के अनुसार क्रिचफील्ड महोदय ने यह कहा था कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौरिक विकिरण ही क्या कहलाती है? सूर्य तप कहलाती है। ये किन्होंने कहा था? क्रिचफील्ड ने कहा था। अब बात करें केंड्रियो के अनुसार। केंड्रियो ने यह कहा था कि जो सूर्य है वो अंतरिक्ष में लगातार सौरिक विकिरण का क्या कर रहा है? वितरित कर रहा है। किसको? सौरिक विकिरण को वितरित कर रहा है। वही क्या कहलाता है? सूर्य तप कहलाता है। किनके अनुसार? केंड्रियो के अनुसार। अब इसके बाद बात करें बायर्स के अनुसार। ये नाम मैंने पहले भी बताया था, यानी तरंगों का क्या किया था? लघु मध्यम, वो ठीक है ना, दीर्घ तरंगों की बात की थी बायर्स के अनुसार। तो बायर्स ने ये कहा था कि जो सूर्य विताप है वह दर है जहां पृथ्वी के क्षितिजीय सतह के द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण ऊष्मा प्राप्त की जाती है, वही क्या कहलाता है? सूर्य विताप कहलाता है या सूर्य ताप कहलाता है।
ठीक है, इससे संबंधित मैंने आपको सूर्य तत्व से संबंधित मैंने आपको परिभाषाएं बताई, और यदि आप इन परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो साथ साथ में आपको वो दिख रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, ये तो होगी इससे संबंधित परिभाषाएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें, तो मेन जो बात है इसमें करेंगे हम सौर स्थिरांक की। किसकी बात करेंगे कि सौर स्थिरांक क्या है। हाँ तो दोस्तों बात करेंगे किसकी, सौर स्थिरांक की। सौर स्थिरांक, ठीक है, इसी को ही कहा जाता है सौर ऊष्मांक। इसी को ही कहा जाता है अपरिवर्तनशील शक्ति। और इसी के बाद बात करें, इंग्लिश में कहा जाता है इसको सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सभी एक ही बात है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सौर स्थिरांक है क्या। सौर स्थिरांक के बारे में ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी के बाह्य जो भाग है वहाँ पर जो प्राप्त ऊष्मा है, जो हमें कभी भी क्या नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी को क्या कहा गया था, सौर स्थिरांक कहा गया था। जैसे देखिए, ये मान लो सूर्य है, ठीक है, और इधर हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो बाह्य भाग पर ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है। जैसे ही मैंने ये कहा था पहले, ये सूर्य का क्या है, कोर है। कोर से ही क्या निकलती है, ऊर्जा। बताया था आपको, H प्लस H क्या हो गया, H प्लस H क्या हुआ, हीलियम, तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना, तो जैसे ही सूर्य से क्या निकली, ऊर्जा निकली। ऊर्जा किस में निकली, फोटॉन्स में। ऊर्जा किस में निकली, फोटॉन्स में निकली। और ये फोटॉन्स क्या है, अब आपसे पूछ ले फोटॉन्स क्या है, तो फोटॉन्स ये समझ लो आप, विकिरण के कण है। विकिरण के कण ही क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। ठीक है ना, फोटॉन्स के रूप में ये क्या होते हैं, ऊर्जा निकलती है। और जैसे ही ये ऊर्जा कहाँ पर पड़ेगी, वायुमंडल के बाहरी भाग पे जैसे ही गिरेगी, तो यहाँ पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जैसे मान लो ये है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1/1 सेंटीमीटर का, उसको कहते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो इस वायुमंडल के यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सौर स्थिरांक कहा जाता है। सौर स्थिरांक कहा जाता है। अब ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने ये कहा था कि सूर्य है, ऊर्जा है, फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स क्या है, विकिरण के कण हैं। जैसे ही पृथ्वी के भारी वायुमंडल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जैसे मानो ये धरातल है, ठीक है, इस पे क्या आ रही है, ऊर्जा मिल रही है। और जो ऊर्जा मिल रही है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, यानी उसमें क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। उसी को क्या कहा गया था,
सौर स्थिरांक कहा गया था। क्या कहा गया था? सौर स्थिरांक कहा गया था। अब हम बात करें कि सौर स्थिरांक का मान की बात करें, सौर स्थिरांक का मान यानी जो पृथ्वी के भारी वायुमंडल पर जो हमें जो सौर ऊर्जा जो विकिरण है वो लगातार प्राप्त हो रही है, उसी मात्रा में प्राप्त हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये इसी ही मात्रा में क्या है पाई जाती है, उसमें ज़्यादा क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कह रहा कि परिवर्तन का मतलब ये है इसमें नए के बराबर परिवर्तन होता है। नए के बराबर का मतलब 2 से 3% ही सौर स्थिरांक में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए इसका एक मान निर्धारित किया गया था। सौर स्थिरांक के मान की बात करें तो इसका मान होता है 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये होता है। या ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये भी कहा जा सकता है। इसकी जगह एक और आता है नाम, वो भी आप देख लीजिए, ये आता है 2 लेजली प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यानी सौर स्थिरांक का मान पूछे तो इन तीनों में से कोई आ जाए तो वो आप कर सकते हो। यदि इसमें बात करें तो सही मान है इसका 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया सौर स्थिरांक का मान। अब आप ये पूछोगे सर ये कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा का मतलब देखिए कि कैलोरी ऊर्जा वह मात्रा है, जैसे मान लो हमारे पास ये मान लो गिलास है, इस गिलास में पानी है, कितना? 1 ग्राम पानी। कितना है? 1 ग्राम पानी। और इस ग्राम पानी की हम टेम्परेचर माने तो ये मान लो इसका तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और इसी पानी को 1 ग्राम पानी को इसका तापमान कितना करने पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी होती है। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि मान लो 1 ग्राम पानी है और उसका तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और 15 डिग्री को 16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने तक हमें जितनी भी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? कैलोरी ऊर्जा कहलाती है। ये तो हो गया सौर स्थिरांक से संबंधित। अब हम बात करेंगे कि सूर्य तप का धरातल पर औसत वितरण। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, तो दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य तप का धरातल पर औसत वितरण। औसत वितरण की बात करेंगे। जैसे देखिए, यदि हम औसत वितरण की बात करें तो हमें यह पता है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर सूर्य तप की प्राप्ति समान उपलब्ध नहीं होते। यानी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर सूर्य तप की प्राप्ति है वो क्या है? अलग अलग होती है। कहीं पर ज़्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है, कहीं पर कम की होता है। तो हम औसत वितरण की बात करें तो हम इसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं।
एक तो हम बात करते हैं देशांतरों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर, और दूसरी बात करते हैं चुने हुए अक्षांशों के आधार पर, के आधार पर। देखिए, प्रत्येक स्थान पर सूर्य तप इसलिए समान प्राप्त नहीं होता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हुई है, झुकी हुई है। क्या हुई है, झुकी हुई है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण प्रत्येक स्थान पर क्या है, सूर्य तप की प्राप्ति समान नहीं हो पाती है। और तो इसलिए हम बात करें देशांतरों के आधार पर, तो देशांतरों के आधार पर हम बात करें तो जैसे 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 भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य तप की मात्रा में कमी होती है, कमी होती जाती है। जैसे देशांतर की बात करें तो देशांतरों पर देखें कि भूमध्य रेखा पर जो देशांतर है वहां पर तो सूर्य ताप है वो अधिक प्राप्त होगा, और जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य तप की मात्रा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। कारण क्या है, तिरछापन। आगे जो कारक की बात करेंगे उसमें बात करेंगे, अभी वितरण की बात करते हैं। तो ध्रुवों के हिसाब से देखें तो ध्रुवों पर तो सूर्य तप कम प्राप्त होता है और भूमध्य रेखा पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। अब बात करें कि चुने हुए अक्षांशों के आधार पर, चुने हुए अक्षांशों के आधार पर हम बात करें तो पृथ्वी को हम तीन मुख्यतः बांटते हैं। देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री, ठीक है सब। अब देखें तो इन्हें हम तीन मंडलों में विभाजित करते हैं। जैसे जो ये भाग है, ये भाग है, इसे कहते हैं निम्न अक्षांशीय मंडल, निम्न अक्षांशीय मंडल। इसकी बात करें तो इन्हें हम कह सकते हैं मध्यम अक्षांशीय मंडल, और जो ये क्षेत्र है इन्हें हम कह सकते हैं उच्च अक्षांशीय मंडल। अब देखिए, यदि मैं ये बात कहूं कि जो निम्न अक्षांशीय मंडल है, यहां पर क्या होता है कि सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार क्या चमकता है, सीधा चमकता है। तो हम बात करें निम्न अक्षांशीय मंडल की, निम्न अक्षांशीय मंडल, तो यहां पर क्या होता है कि वर्ष में प्रत्येक स्थान पर 2 बार न्यूनतम व 2 बार अधिकतम तापमान की प्राप्ति होती है।
यानी निम्न अक्षांशीय मंडल की बात करें तो ये देखें कि यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर 2 बार तो न्यूनतम और 2 बार अधिकतम तापमान की क्या होगी, प्राप्ति होगी। कौन से मंडल में, मध्य अक्षांशीय मंडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, नहीं निम्न अक्षांशीय मंडल की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया निम्न अक्षांशीय से संबंधित। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन से मंडल में, यानी कौन से मंडल में, इन तीनों मंडल में से कौन से मंडल में सूर्य तप के इकाई में न्यूनतम अंतर आता है। तो जो न्यूनतम अंतर होता है वो निम्न अक्षांशीय मंडल में ही होता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी की बात करें तो दिसंबर और जनवरी के मध्य लगभग सूर्य विताप की 400 इकाइयाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। कौन से, निम्न अक्षांशीय मंडल में। और उसके बाद बात करें मार्च और सितंबर तक, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो सूर्य तप की इकाई है वो 500 इकाइयाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसलिए एक संक्रांति व एक विषुव के बीच में जो इकाइयों का अंतर होता है वो कितना होता है, 100 होता है। कौन से में, निम्न अक्षांशीय मंडल में। और मध्य अक्षांशीय मंडल की बात करें तो यहाँ पर जो इकाई में अंतर है वो होगा 200 इकाइयाँ। कितनी होगी, 200 इकाइयाँ होगी। और जो बात करें उच्च अक्षांशीय मंडल की तो वहाँ पर 300 इकाई का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। किस में, उच्च अक्षांशीय में। अब बात करें मध्यम अक्षांशीय व उच्च अक्षांशीय की। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत कभी भी नहीं पड़ती, लंबवत नहीं होती। इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर वर्ष में एक बार न्यूनतम व एक बार अधिकतम तापमान की प्राप्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं, उच्च अक्षांशीय और मध्य अक्षांशीय मंडल की। यहां पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम तापमान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हो गया औसत वितरण। अब प्रत्येक अक्षांश के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी अक्षांश पर कितना तापमान हमें प्राप्त होता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, सूर्य तप की मात्रा अक्षांशों के आधार पर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, 0 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, एक बार ऊपर वाले की देख रहे हैं, ठीक है ना, दोनों की सेम ही है। यदि बात करें कि सूर्य तप की मात्रा है तो हम ये देखें कि सूर्य तप की जो सर्वाधिक मात्रा है वो हमें भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। तो 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हमें 100% क्या होगी, सूर्य तप की क्या होगी, प्राप्ति होगी। की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक कहाँ होगी, 0 डिग्री पे होगी। अब बात क्या करते हैं कि कई बार सर इतना क्यों लिखा, वैसे तो क्या होता है कि 2-3 बातें हैं वो याद करनी होती है, जैसे 60 डिग्री पर 57%, ठीक है ना, और ध्रुवों पर 42%। यानी इतना याद करने पर काम चल जाता है। कई बार अब पीछे नवोदय में पूछ लिया था, बीच में से पूछ लिया था, तो वैसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो सूर्य तप की मात्रा में क्या होगी, सूर्य तप की मात्रा में कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। यानी जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य तप की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, परंतु ये आप प्रत्येक की बात करो तो थोड़ा सा इसलिए आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर तो यदि 10 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 99% प्राप्त होता है। कितना कम हुआ, एक। ऊपर से भी आप एक कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, यहाँ से तो कम हो रहा है, यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए। एक बढ़ाओगे तो 42 का 80 पे कितना हो जाएगा, 43% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से 4 कम किए तो 20 डिग्री पर कितना, 95% प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर वाले में आप 4 जोड़ दो, 47% हो गया। इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया 88%, 79%, और ये हो जाएगा 68%। यानी इस हिसाब से सूर्य तप की मात्रा है वो हमें प्राप्त होती है। साइड में लिख लो, 0 डिग्री पे 100, 10 पे 99%, 20 पर बात करें तो 95%, 30 डिग्री पर बात करें, ये डिग्री है, ये सूर्य तप है की मात्रा। ठीक है, 30 पे बात करें तो 88%, 40 डिग्री पे बात करें तो 79%, 50 डिग्री की बात करें 68%, 60 पे 57%, 70 डिग्री पे 47%, 80 डिग्री पर 43%, और 90 डिग्री पर ध्रुवों की बात करें तो 42% हमें क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा में क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब आप एक बात ध्यान रखना, इसमें से आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा कि हमें पता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य तप की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। तो अभी आप ये 4 याद रख लोगे, इतने में क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, ये तो इससे संबंधित हो गया। अब हम एक बात करें सूर्य तप की मात्रा। तो ये देख लिया कि भूमध्य रेखा पर 100, इस पे 42%। तो कई बार कथन और कारण का पूछ लेता है, तो उसमें कथन कारण में एक ये लाइन आ सकती है, तो आप ध्यान रखना, ध्रुवों पर सूर्य तप की मात्रा कोमा भूमध्य रेखा पर प्राप्त भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य तप का केवल 40% भाग ही मिलता है। तो ये क्या है, सत्य है। सत्य कैसे है कि मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य तप की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य तप का केवल 40% भाग ही होती है। यहाँ पर तो 100% मिल रहा है और यहाँ लगभग 40% मिल रहा है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सूर्य तप की मात्रा अक्षांशों के आधार पर। अब बात करेंगे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। एक एक कारक पढ़ेंगे पूरा डीपली से, ठीक है, आप देखते रहिए बस, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों बात कर रहे थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक।
प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों पहले जो कारक की बात करते हैं वो है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। सापेक्ष तिरछापन या इसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है। देखिए कैसे प्रभावित करता है। अब हमें यह पता है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण, गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। जैसे देखिए कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, इसलिए सूर्य की किरणें प्रत्येक स्थान पर समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यानी वो क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। यानी सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, जिससे भी सूर्य तब क्या होता है, प्रभावित होता है। अब हम इसमें बात करें कि जो सापेक्ष तिरछापन है इसे हम दो रूपों में पढ़ते हैं। दो रूपों में, ठीक है ना। इस तिरछेपन को दो रूपों में पढ़ते हैं। तो एक तो ये देखिए कि लंबवत किरणें, लंबवत किरणें लंबवत किरणें कम धरातल को प्रभावित करती है। करती है जिससे उस धरातल का, यानी जिस धरातल की भाग की बात कर रहे हैं, कम धरातल को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी उस धरातल का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और तिरछी किरणों की बात करें, तिरछी किरणें इसके विपरीत व्यवहार करती है, इसके विपरीत व्यवहार करती है। यानी जो लंबवत किरणें हैं वो कम धरातल के क्षेत्र को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। कैसे कि जैसे देखिए जैसे ये कोई धरातल है, ये क्या है, धरातल है, ठीक है। धरातल पर जैसे ही क्या पड़ेंगी, किरणें पड़ेंगी, ठीक है। ये कौन सी किरणें हैं, लंबवत किरणें हैं। लंबवत क्या है, किरणें हैं। तो ये इतने ही क्षेत्र को क्या करेगी, जो ये क्षेत्र है ये क्या है, प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है। यानी इसी क्षेत्र पर क्या है, किरणें पड़नी, इतनी क्षेत्र पर। कौन सी, लंबवत किरणें। यदि तिरछे की बात करें
ये कौन सी हैं? तिरछी किरणें हैं। जो इतने लंबे क्षेत्र को क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी। यानी इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक हो जाएगा। किसका? लंबवत किरणों का, नहीं तिरछी किरणों का। यानी तिरछी किरणों के द्वारा अधिक धरातल को क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है। परंतु लंबवत जो किरणें हैं वो कम धरातल को क्या करती हैं? क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, जिसके कारण लंबवत किरणें उस क्षेत्र का तापमान क्या कर देती हैं? ज़्यादा कर देती हैं। और जो तिरछी किरणें हैं वो अधिक धरातल को क्या करती है? प्रभावित करती है, जिससे उसका तापमान थोड़ा क्या रह जाता है? कम रह जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लंबवत किरणें हैं वो तो कम क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और जो तिरछी किरणें वो अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। और दोनों की ऊर्जा क्या है? समान है। तो समान है तो लंबवत जो किरणें हैं तो उसमें वही ऊर्जा तो कम प्रभावित क्षेत्र पर लग रही है और तिरछी किरणें की उतनी ही ऊर्जा अधिक क्षेत्र पर लग रही है। इसलिए तापमान में यानी सूर्य तप में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन भी सूर्य को क्या करता है? सूर्य तप को क्या करता है? प्रभावित करता है। एक तो बात हमने ये की। अब हम बात करें दूसरी, लंबवत किरणों की धरातल पर बात कर ली। अब वायुमंडल के आधार पर देखें तो जैसे देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये पृथ्वी का क्या है? ये वायुमंडल है, ठीक है। और पृथ्वी की ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। जैसे ही सूर्य की किरणें, ये क्या है? सन, जैसे ही इसकी किरणें कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा के आसपास पर गिरेगी तो वो कैसी गिरेगी? लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत किरणें होंगी। और ये किरणें आगे पर गिरेंगी तो ये क्या हो जाएंगी? तिरछी हो जाएंगी। तो जैसे ही जो लंबवत किरणें हैं उनको तो वायुमंडल का कम क्षेत्र, वायुमंडल का कम भाग क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा, जिसके उसमें ऊर्जा है वो क्या होगी? कम खपत होगी। किसमें? वायुमंडल को पार करने में। यानी क्योंकि कम दूरी क्या करनी पड़ेगी? पार करनी पड़ेगी। और वही क्या होते हैं कि तिरछी किरणों में वायुमंडल को, जो तिरछी किरणें हैं उन्हें वायुमंडल का अधिक भाग क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है, जिसलिए उसके जो सूर्य तप की मात्रा है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस कारण भी हम कह सकते हैं कि लंबवत किरणें तो क्या करती हैं? सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है और तिरछी किरणों से सूर्य तप है कम प्राप्त होता है। तो ये तो दो बातें थी कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। तो एक तो हमने धरातल पर बात की और एक कहाँ पर बात की? वायुमंडल की बात की। तो इन दोनों कारणों से भी सूर्य तप क्या होता है? प्रभावित होता है। स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों दूसरा जो हमारा जो कारक है वो है, देखिए, दिन की अवधि। दिन की अवधि में देखें तो देखिए आप, दिन की अवधि अधिक है। अवधि क्या है? अधिक है तो सूर्य ताप की प्राप्ति भी क्या होगी? की प्राप्ति भी क्या होगी? अधिक होगी। अब आप जी देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी बहुत भी ज़रूरी है। दिन की अवधि की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ है वो गांठ बांध लीजिएगा। जैसे मैंने नोट लगा दिया, कितने का भी हो सकता है, 2000 का मान लो, 100 का मान लो आप। तो देखिए नोट की बात करें तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, दिन की अवधि अधिक होने के साथ
सूर्य की किरणें लंबवत होनी आवश्यक है। यानी दिन की अवधि है वो प्रभावित इसलिए करेगी कि दिन की अवधि अधिक होने के साथ साथ सूर्य की किरणें क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने ये कहा था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन वह दिन की अवधि में सापेक्ष संबंध होता है। यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन और दिन की अवधि में क्या होता है, सापेक्ष संबंध होता है। सापेक्ष संबंध का मतलब ये है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा तो दिन की अवधि भी बढ़ेगी। क्या होगा, दिन की अवधि भी बढ़ेगी। क्योंकि ये भी बात है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो वृद्धि होती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होता है, तो ध्यान रखना कौन सा संबंध होगा, सापेक्ष संबंध होगा। क्या होगा, सापेक्ष संबंध होगा। तो हम ये कह सकते हैं तिरछापन बढ़ेगा तो दिन की अवधि भी बढ़ेगी, दिन की अवधि भी बढ़ेगी। ये भी बात आप ध्यान रखना। यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन और दिन की अवधि में कौन सा संबंध, सापेक्ष संबंध पाया जाता है। तिरछापन बढ़ेगा तो दिन की अवधि में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये तो है दिन की अवधि से संबंधित। अब हम बात करें दिन की अवधि, दिन की अवधि ध्रुवों पर अधिक होने के बावजूद भी सूर्य तप की कम प्राप्ति क्यों होती है। क्यों होती है, यानी अब आप ये कहोगे कि सर ध्रुवों पर तो दिन की अवधि 6 महीने पाई जाती है, फिर भी सूर्य तप क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। कम पाया जाता है तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण होगा तिरछापन, किरणों का तिरछापन। यानी वहां पर किरणों का सर्वाधिक तिरछापन पाया जाता है, जिसके कारण दिन की अवधि अधिक होने के बावजूद भी ध्रुवों पर सूर्य तप की कम प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया दिन की अवधि से संबंधित। और हम बात करें कि प्रत्येक अक्षांश पर दिन की अवधि की बात करें तो वो देखिए हम एक डायग्राम से समझते हैं। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर तो लिखते हैं विभिन्न अक्षांश। यहाँ पर ये तो किस में आ जाएगा, डिग्री में। यहाँ पर करें दिन की अवधि, दिन की अवधि की बात करें तो ये किस में होगी, घंटों में। तो देखिए यदि बात करें
0 डिग्री पर तो दिन की अवधि क्या होती है, 12 घंटे होती है। इसके बाद करें 17 डिग्री की, तो दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, 13 घंटे हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान रखना कि 0 डिग्री की बात करें, भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष सभी भागों में दिन की अवधि में अंतर आता है, अवधि में अंतर आता है। यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि मैंने ये कहा कि भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर दिन की अवधि में क्या आता है, अंतर आता है। अब मन में लड्डू फूटा, क्या फूटा, मन में ये लड्डू फूटा कि सर भूमध्य रेखा पर ही दिन की अवधि क्या होती है, 12 घंटे होती है। क्यों होती है? अभी क्यों का आप जान लीजिए कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, और जैसे ही क्या करता है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, जिस गोलार्ध में, जैसे पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में, जिस गोलार्ध की तरफ होता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी गोलाकार होने के कारण पूरी पृथ्वी पर इसका क्या नहीं आ पाता है, प्रकाश नहीं आ पाता है। तो इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी को आधे भाग में बांटता है। जैसे इसका जो प्रकाश है वो इस तरीके से आया, ठीक है। जिस साइड जो क्या हो रहा है कि इसको 2 भागों में बांट दिया, एक साइड तो प्रकाश है, एक साइड क्या है, अंधेरा है। जो ये जो सर्किल बनता है इसे कहते हैं प्रकाश वर्त, प्रकाश वृत्त कहा जाता है। जो ये प्रकाश वर्त होता है, ये प्रकाश वर्त सिर्फ भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा को, यानी सिर्फ इस भूमध्य रेखा को ही 2 समान भागों में बांटता है। कौन? प्रकाश वर्त। इसके अलावा ऐसी कोई भी क्या नहीं है, अक्षांश नहीं है जिसको ये प्रकाश वर्त 2 समान भागों में विभक्त करे, ठीक है। इसलिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि दिन की अवधि हमेशा ही क्या होगी, 12 घंटे होगी, क्योंकि ये प्रकाश वर्त है ना, ये क्या करता है कि भूमध्य रेखा को 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है। फूट गया मन का लड्डू, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर दिन की अवधि में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 12, 17 डिग्री पे 13, 31 डिग्री पे 14 घंटे का, 41 डिग्री की बात करें तो 15, 49 डिग्री की बात करें तो 16 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। अब इसके बाद में बात करें, सीधा डायरेक्ट बात करते हैं 18 घंटे की, तो 58.5 डिग्री अक्षांश पर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हाँ, तो देखिए अब बात करते हैं 63 डिग्री की, 63.4 पर क्या हो जाता है, 20 घंटे हो जाता है। अब बात करें 66.5 पे कितना हो जाता है, 24 घंटे हो जाता है। 67 डिग्री की बात करें तो यहां पर हो जाता है 1 माह। 69 डिग्री की बात करें, 69.8 डिग्री पे जाकर दिन की अवधि क्या हो जाती है, 2 माह हो जाती है। और बात करें 78.2 डिग्री अक्षांश पर जाते हैं तो वहाँ पर दिन की अवधि क्या हो जाती है, 4 माह हो जाती है। और 90 डिग्री की बात करें तो वहाँ पर दिन की अवधि क्या हो जाती है, 6 माह हो जाती है। यानी ध्रुवों पर जाते ही दिन की अवधि क्या हो जाती है, 6 महीने हो जाती है। तो ये हो गया अक्षांश, ठीक है, और इन पर दिन की अवधि की बात हो गई। तो दूसरा जो हमारा जो प्रभावित करने वाला कारक था दिन की अवधि, उसकी बात की। अब इसके बाद में तीसरे की चर्चा करेंगे।
इसमें हमारी एक दो बातें और रह गई हैं, वो देखिए। बात करें कि दिन की अवधि में ऋतु व अक्षांशों के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी दिन की अवधि में ऋतु व अक्षांशों के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो दूसरा कारक था वो पूरा हुआ। बात करते हैं तीसरे कारक की। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा कारक है वो है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। बीच की दूरी की बात करते हैं। बीच की दूरी का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का अंडाकार कक्ष में क्या करती है, परिक्रमा करती है पृथ्वी, जिसके कारण उसकी जो दूरी है उसमें क्या आता है, अंतर आता है। जैसे देखिए, पृथ्वी अंडाकार आकृति में सूर्य की परिक्रमा, यानी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी कारण दूरी में विभिन्नता पाई जाती है। दूरी में क्या आती है, विभिन्नता आती है। और इसी विभिन्नता के कारण तापमान में भी क्या आती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसी विभिन्नता के कारण तापमान में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सूर्य है, और ये कक्ष है, और ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी यदि कम है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। यदि दूरी क्या है, अधिक है, ये तो पास में है और ये क्या है, अधिक दूरी पे है, ये दूर है, तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है, अपसौर। यानी जो ये स्थिति है इसे कहा जाता है पेरीहीलियन। क्या कहा जाता है, पेरीहीलियन। और इसे क्या कहा जाता है, एपीहीलियन। इसे क्या कहा जाता है, एपीहीलियन। तो ये आप ध्यान रखना कि उपसौर की स्थिति जब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी क्या होती है, नज़दीक होती है। और अपसौर की स्थिति तब बनती है जब सूर्य व पृथ्वी की दूरी के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। अब बात करें क्या उपसौर की स्थिति कब बनती है। उपसौर की स्थिति है वो लगभग 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी को। अब इसे याद कैसे करना है ये ध्यान रख लीजिए। ये क्या क्या लिखा है, 3 जनवरी, और ये क्या है, उपसौर। तो ये उ है किसके जैसा है, 3 के जैसा है। तो ध्यान रखना जो उपसौर की स्थिति है वो कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। अब बात करें दूर की स्थिति है, वो बनती है 4 जुलाई को। दोस्तों कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। और यहाँ पे तो हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो ये ए है, पै है, कैसा है, 4 जैसा है। तो यानी 4 जुलाई को कौन सी स्थिति बनती है,
अपसौर की स्थिति बनती है। ये तो हो गया पेरीहीलियन और एपीहीलियन। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी की बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो उसमें जो स्थिति बनती है वो देखिए, एक तो बनेगी उपसौर पर, एक बनेगी उसकी सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति, और एक बनेगी अपसौर की स्थिति। सामान्य स्थिति को क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत। देखिए, अब हम बात करें दूरी की बात करें, दूरी की बात करें, पहले तो किस में करते हैं? करोड़ में करते हैं, मील में करते हैं, मील करोड़ में, मील करोड़ में बात करते हैं। तो अपसौर की स्थिति है वो होगी 9.15 करोड़ मील। औसत स्थिति की बात करें तो वो होगी 9.30 करोड़ मील। ठीक है, और अपसौर की स्थिति होगी वो 9.45 करोड़ मील। तो ये तो हो गया मील के हिसाब से। यदि किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर में, और वो भी किसमें? करोड़ में, तो क्या होगी? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जो सामान्य स्थिति होगी वो 14.9 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर की स्थिति होगी वो होगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो मैं यहां पे आप एक बात ये ध्यान रखना, ये पूछ ले कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है, किलोमीटर में पूछ ले तो 14.9 करोड़ किलोमीटर औसत की बात ये हो रही है। और ये पूछे मील में पूछे तो 9.30 करोड़ किलोमीटर क्या होगी? औसत दूरी होगी। ये तो बीच वाली किसकी दर्शा रहा है? औसत को दर्शा रहा है, और ये उपसौर की स्थिति को और वो अपसौर की स्थिति को। अब आपको ये पूछ ले, कई बार क्या आ जाता है कि मिलियन किलोमीटर में आ जाता है, मिलियन किलोमीटर में। तो मिलियन में आ जाए तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट हटाना आपको, बस ये लिखना है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यानी 149 मिलियन किलोमीटर, और यहां पर 152 मिलियन किलोमीटर। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया इसको कि किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, यदि बात करें करोड़ में तो ये हो जाएगा, किलोमीटर की बात करें करोड़ में सीधा तो ये हो जाएगा, यदि मिलियन में करें तो ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी इस हिसाब से। ठीक है, और हम बात करते हैं कि जो ये स्थिति बनती है, ये स्थिति बनती है, तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण 7% तापमान में अंतर आता है। सात प्रतिशत तापमान में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। हम इसकी बात करेंगे, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, बात किसकी कर रहे थे? उपसौर व अपसौर की, यानी इनकी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण तापमान में कितना अंतर आता है? 7% क्या आता है? परिवर्तन आता है। किसमें? तापमान में।
7% परिवर्तन आता है। यानी उपसौर और अपसौर की स्थिति के कारण कितना, केवल 7% तापमान में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अब यहां पर इस 7% को आप ध्यान से समझिए। ध्यान से कैसे समझना है ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। यदि आपसे ये पूछ ले कि पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कब होती है, पृथ्वी को सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कब होती है, तारीख दे दे। जैसे 3 जनवरी, 21 मार्च, 4 जुलाई, और बात कर लें 22 जून। हाँ तो बताइए कब होगी, सोचिए। अब क्या होता है कि अधिकतर बच्चे कहाँ जाते हैं, जुलाई में चले जाते हैं, जून में चले जाते हैं, लगभग मार्च में, जनवरी में जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते, ये सोचते हैं कि सब जनवरी में तो क्या होती है, सर्दी होती है, तापमान क्या मिलता है, कम मिलता है। परंतु मैं यहाँ पर गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, ना तो मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, ना मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पर पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, नहीं पृथ्वी को सर्वाधिक तापमान। तो ध्यान रखना, पृथ्वी को सर्वाधिक जो सूर्य तप है वो 3 जनवरी को मिलेगा। कब मिलेगा, 3 जनवरी को, क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी के सूर्य क्या होता है, नज़दीक होता है, इसलिए उसे 7% अधिक क्या मिलेगी, सूर्य तप मिलेगा। क्यों, और अभी आप ये मत सोचना कि सर हमारे यहाँ सर्दी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, ना तो मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा, ना मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। तो 3 जनवरी को सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति किसको होगी, पृथ्वी को होगी। अब हम इसको गोलार्ध के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कि उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अपसौर की स्थिति के कारण, अपसौर की स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में 7% कम ठंड व 7% कम क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, और यही बात हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उपसौर की स्थिति के कारण, उपसौर की स्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गोलार्ध में 7% अधिक ठंड व 7% अधिक गर्मी पड़ती है। आप देखिए ध्यान से, यानी उपसौर की स्थिति यदि उत्तरी गोलार्ध में होती, विपरीत बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। अब तो स्थिति क्या होती है, उपसौर की स्थिति होती है, तब सूर्य कहां होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, मकर रेखा की तरफ होता है। यदि ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में बनती तो क्या होता कि यहाँ जो अब क्या है 7% क्या पड़ रही है, कम ठंड पड़ रही है, वो 7% और बढ़ जाती, और जो गर्मी वो 7% कम पड़ती है वो भी और ज़्यादा हो जाती, यानी इसका क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। जैसे समझिए,
जैसे मान लो हमारा अब देखें तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जैसे ही उपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती तो कितने प्रतिशत का अंतर आता, 7% क्या होती, अधिक क्या पड़ती, गर्मी पड़ती। तो गर्मी पड़ती तो 100 पे 7 तो 50 पे 3.5, यानी प्लस में 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाता। कहाँ का, उत्तरी गोलार्ध का। यानी 53 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता, तापमान हो जाता। जीना तो मुश्किल किस में हो जाता है, 50 में ही हो जाता है। तो 53.5 में आप सोच लो। तो इसी कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उपसौर की स्थिति नहीं बनती, दक्षिणी गोलार्ध में जब दक्षिणायन होता है सूर्य तब उपसौर की स्थिति बनती है। और इसी उपसौर की स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो 7% का क्या होता है, कम ठंड पड़ती है और 7% कम गर्मी पड़ती है। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो उपसौर की स्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 7% तो अधिक क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, और 7% अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। किसके कारण, उपसौर की स्थिति के कारण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। जो इसके बाद जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से और पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कुछ बच गए हैं, जैसे सौर कलंक बच गया है, वायुमंडल की पारदर्शिता बच गई है, धरातल बच गया है, तो उसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।